नई वाली हिंदी का पिछले 10 वर्षों में परिदृश्य, इस पर चर्चा हुई। अब कुछ क्षण के विराम के बाद हम तुरंत शुरू करने वाले हैं इस नई वाली हिंदी के, यानी पिछले एक दशक में इस नई वाली हिंदी से जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हमें मिली हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण पुस्तकों में एक महत्वपूर्ण रचनाकार किशोर चौधरी को भी हमने पाया है। उन्हीं किशोर चौधरी की पिछले 10 वर्षों में ये छठी पुस्तक आ रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है हम सब के लिए, हिंद युग के लिए और किशोर जी के लिए भी। मिट जाने तक, ये एक और कहानी संग्रह है। ये अपने आप में मैं कहूँगा कि कहानियाँ किशोर का एक सिग्नेचर है, और कहानियाँ कहने की जो उनकी शैली है, कहन है, वो भी एक उनका एक सिग्नेचर है। उनकी कहानियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि वो कहानियाँ इतनी धीरे घटित होती हैं, इतनी स्लो मोशन नहीं कहूँगा, लेकिन इतने धीरे धीरे खुलती हैं कि आप लगभग भूल जाते हैं कि कुछ घटना हुई थी। और बहुत खूबसूरती के साथ, बिना हस्तक्षेप किए, बिना शोर शराबे के उसमें घटनाएं होती है जो आपकी एकाग्रता को बिल्कुल भंग नहीं करती, और एक निरंतर प्रवाह में आपको साथ लिए चलती है। कुछ इस तरह की कहानियां हैं मिट जाने तक। ये कहानी संग्रह अब आप सबके हाथों में आने के लिए तैयार है, और ठीक इसी मौके का इसको इंतज़ार था। मिट जाने तक कहानी संग्रह का विमोचन अभी अभी हम इस वक्त करेंगे, और इस पर एक छोटी सी चर्चा भी रखी है। इस कहानी संग्रह पर मैं विमोचन के लिए, या फिर मैं कहूँगा कि पाठकों को समर्पण के लिए, मैं मंच पर आमंत्रित करूँगा इस कहानी संग्रह को पहले से ही, जिसकी पांडुलिपि जिनके हाथों में पहले से ही पहुँची है और उस पर अपनी महत्वपूर्ण राय या सलाह जो पहले दे चुके हैं, ये दो महत्वपूर्ण पाठक, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी, जो स्वयं एक प्रतिष्ठित लेखक हैं, जिनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हमारे सामने आ चुकी हैं। एक कहानी संग्रह हिंद युग्म से आया था, पसरती ठंड। उसके बाद में एक ऐतिहासिक उपन्यास उमा दे, जो मारवाड़ के एक सशक्त नारी चरित्र उमा दे पर था, जिस पर मुंशी प्रेमचंद ने भी एक कहानी लिखी थी, तो उसकी याद हम सबको है। लेकिन वो डॉक्टर फतेह सिंह भाटी का जो उपन्यास है, वो बहुत विस्तार लिए हुए है। उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी घटनाएं और कल्पनाओं का एक बहुत ही सुंदर उसमें संयोजन किया गया है। उसके बाद एक मारवाड़ी, जिसे हम कह सकते हैं कि बात, जिसको गल्प कह सकते हैं या बात कह सकते हैं या गप कह सकते हैं, लेकिन मारवाड़ी में जिसे हम बात कहेंगे राजस्थानी में, उसी शैली में लिखी गई एक किताब कोटड़ी वाला धोरा भी आ चुकी है। तो उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस किताब को और इस किताब पर अपनी राय रखने के लिए मैं डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप मंच पर पधारें। और साथ ही मैं एक और महत्वपूर्ण लेखिका इंदु सिंह जी को आमंत्रित करूँगा, जिन्हें हम बेहटा कलां उपन्यास के ज़रिए भी जानते हैं। एक सशक्त कवयित्री और कथाकारा इंदु सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर इंदु सिंह, आप पधारें। और इस किताब पर पहले हम इस किताब का विमोचन करेंगे, उसके बाद इस किताब पर आप अपनी राय भी रखिएगा। मंच पर आपका स्वागत है। साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हिंद युग्म के संपादक शैलेश भारतवासी को, जो इस महत्वपूर्ण किताब को हमारे सामने बस ला ही रहे हैं। शैलेश जी, आप भी मंच पर पधारें। और बिल्कुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली बात हो गई, किशोर चौधरी इस किताब के लेखक विमोचन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे साथ में रहेंगे।
तो अंततः ये सुंदर किताब हमारे हाथ में पहुंच गई है, और जब हमारी इच्छा होती है कि हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वो वाली स्थिति हो गई है, प्रतीक्षा संपन्न हो गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी जगत के लेखकों, कथाकारों, कवियों और विद्वानों की साक्षी में ये किताब, इसे आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे ठीक सामने प्रोफेसर बद्रीनारायण जी बैठे हैं, मैं स्वागत भी करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आपको। पुस्तक के लिए इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता। अब इस पुस्तक पर संक्षिप्त चर्चा हम रखते हैं। समय की वजह से इस किताब पर हम लंबी चर्चा करना तो चाह रहे थे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे संक्षिप्त में करने का आग्रह करते हैं। सबसे पहले मैं माइक्रोफोन देता हूं डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को, इस किताब पर आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी। किताब की पांडुलिपि जब मेरे को मिली कुछ दिन पहले ही, तो सबसे पहले शीर्षक मिट जाने तक देखते ही मेरे मन में प्रश्न आया कि मिटता क्या है। जीवन में लगी हर एक खरोंच ताउम्र हमें याद रहती है, उसमें मिटता कुछ भी नहीं है। हो सकता है समय के साथ वो थोड़ी फीकी पड़ जाए, लेकिन अंत तक वह रहती है, हमें कचोटती रहती है। तो एक बार सोचा कि लेखक महोदय से पूछा जाए कि ये शीर्षक क्यों रखा। फिर लगा जिस व्यक्ति को पढ़ने के लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं कि आपकी नई किताब कब आएगी, आप नया कुछ कब लिखोगे, तो उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही लिखा होगा। और वैसे भी किसी की आलोचना करने से पहले या उसको उलाहना देने से पहले उसको पढ़ लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, फिर हम ठीक से बात कर सकते हैं। तो मैंने ये सारी कहानियाँ पढ़ी। हमारे पास एक एक कहानी पे चर्चा करें इतना समय नहीं है, लेकिन अगर मूल रूप से मैं कहूँ तो हर कहानी में सुख है, दुख है, प्रेम है, प्रेम में बिछड़ना है, लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि उसमें नफरत कहीं पे भी नहीं है, घृणा कहीं पे भी नहीं है। और मुझे लगता है जहाँ प्रेम होता है वहाँ घृणा हो ही नहीं सकती है। बिछड़ना हो सकता है, बीत जाना हो सकता है, कुछ क्षण थे जो बीत गए, लेकिन घृणा आसक्ति का विरोधाभास है। जहाँ आसक्ति होती है केवल वहीं घृणा होती है। तो इन कविताओं में घृणा नहीं मिलती है। और सुख, जैसा निर्मल वर्मा साहब कहते हैं कि एक चिथड़ा सुख होता है, हम सभी ने अपने जीवन में भी महसूस किया होगा और हर जगह पढ़ते हैं, देखते हैं। इस 6 फीट की लिबास में एक चिथड़े जितना इतना ही सुख मिलता है, और वैसा ही सुख इन कहानियों में है। और छोटा सा उदाहरण दें कि हम आए, कोई पुराना मित्र मिला, एक क्षण के लिए हमें सुख मिला। आप अपने किसी मित्र के साथ गंगा के किनारे बैठ गए, कुछ क्षण के लिए सुख मिला, और जिस समय हम उस सुख को महसूस कर रहे होते हैं, हम प्रेम में होते हैं, तब हमें ये पता भी नहीं लगता कि हम सुख में हैं। लेकिन जब वह समय बीत जाता है और हमें कोई नई खरोंच लगती है, तो हमें लगता है कि वो समय था जो असल में हम उस समय सुख में थे। और अधिकांश समय वह सुख भी जो अतीत का सुख है, वह हमारे लिए पीड़ा हो जाती है या दुख की लकीर बन जाती है। तो ऐसी ही कहानियां हैं जो आपको कभी अतीत में ले जाती है, कभी वर्तमान में झुलाती है, और बहुत ही बेहतरीन शैली है। किशोर जी की एक अपनी आप अलग ही शैली है, अलग ही तरह से उनका कहन है, वह हम सब जानते हैं जिन्होंने भी उन्हें पढ़ा है। एक बार मैंने इनको कहा था, किसी ने फेसबुक पे इनका लिखा हुआ कुछ चुरा लिया था, अपने नाम से लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि आपसे पहले ये इतने सारे मैसेज मेरे पास आ गए कि वो आपका लिखा हुआ किसी ने कॉपी पेस्ट किया है। जिन लोगों ने देखा नहीं था लेकिन केवल पढ़ के ही ये बता दिया था, तो वो आप सब जानते हैं। बहुत बेहतरीन कहानियाँ हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन कहानियाँ, और पढ़ी जाएं यही तलब करती हैं कहानियाँ। आप सब पढ़ेंगे इसे। कहानी संग्रह आपके हाथों में होगा, इस हॉल से ठीक बाहर जाते ही आपको मिलेगा। अब
और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मैंने सबसे पहले इनसे प्रश्न उठाया था कि मिट जाने तक, तो ये सारी जो खरोंचे हैं, जो सुख है, दुख है, वो सब कहानियों के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आदमी के मिट जाने पर ही वो सब मिटता है, तब तक वो ऐसे ही रहता है। मूल तत्व वो था। बिल्कुल, और ये जो तक इसमें आया है शीर्षक में, उस शीर्षक के लिए है। अभी बहुत सारी किताबें आनी बाकी है, इसलिए निरंतरता है, तक वाला बात अभी हम स्वीकार नहीं करेंगे किशोर भाई। बहुत सारी पुस्तकें आए, इस तरह की शुभकामनाएं हम देंगे, बरसों बरस आती रहें, हर बरस आती रहें, इस तरह की शुभकामनाएं। अब मैं संक्षिप्त टिप्पणी के लिए डॉक्टर इंदु सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, इस किताब के बारे में अपनी अमूल्य राय हमें दें। बहुत शुक्रिया आपका संजय जी। क्योंकि ये संग्रह कहानी संग्रह है, और अगर हम कहानियों के विषय में भी सोचें तो कहानी क्या है, जिसे कहा जाए, जिसे सुना जाए। और पुराने समय से तो यही होता आ रहा है कि कहानियाँ कही जाती थीं और लोग उनसे सुनते थे और उनसे कुछ प्रेरणा मिलती थी, कुछ शिक्षाएं मिलती थीं। इसी तरह कहानियों का पड़ाव धीरे धीरे एक नदी की तरह घाट 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 बहता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है, जहाँ पे कहानियाँ कही नहीं जाती हैं बल्कि लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कहानी सुनाने के लिए कही नहीं जा रही है, पढ़ने के लिए लिखी जा रही है, तो लेखक का होमवर्क बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि शब्दों को एक कैमरे की तरह काम करना होता है कि वह पढ़ रहे पाठक को एक सजीव वातावरण, एक दृश्य, जीवंत दृश्य उसके समक्ष उपस्थित कर सके। और किशोर चौधरी जी को मैं बहुत बधाई देती हूँ कि वह इसमें पूरी तरह से सफल रहे हैं। यदि मैं कहानी संग्रह की बात करूं तो मिट जाने तक, तो पहला ख्याल यही आता है कि किससे मिटना है, कहाँ मिटना है, कितना मिटना है, कैसे मिटना है, मिट जाना क्या होता है, और मिट जाने तक उसके बाद क्या होता है। तो यह कहानी इस तरह से अनेक विस्तारों और मन में उठ रहे ख्यालों को आपको बेबस करती है कि आप जाने कि आखिर क्या है जो मिट रहा है। और इसी शीर्षक कहानी की अगर मैं बात करूं तो जिसका कहानी का पात्र है, कहानी में सुख दुख सब एक साथ चल रहे हैं। इसका पात्र जो अभिमन्यु है, जैसा कि उसका नाम है वैसा ही उसका चरित्र भी है। वह भी एक तरह से जीवन के चक्रव्यूह में घिरा हुआ है। उसके कई पड़ाव हैं। एक पहला पड़ाव है जबकि वह अपने छात्र जीवन में उसे अपने सहपाठी से प्रेम होता है और वह प्रेम उसको उस तरह से नहीं प्राप्त होता है, तो वह इतने निराशा में चला जाता है कि एक होनहार छात्र वह अध्यात्म की तरफ मुड़ जाता है, और अध्यात्म की तरफ मुड़कर भी वह अति का शिकार हो जाता है। वह इतना अधिक अति का शिकार हो जाता है कि वह जिस तथाकथित गुरु को अपना गुरु मान रहा होता है, आखिर में उसी की वजह से वह इस दुनिया से चला जाता है। तो क्या उसके मिट जाने तक उसे वह प्राप्त होता है? तो इस तरीके से ये कहानी भी अपने आप में बहुत सारे सवालों को घेरे हुए है। और इसी तरह छुअन का एहसास शीर्षक, अधिकांश कहानियाँ जो हैं वह आपको स्पर्श करेंगी, क्योंकि कहानियों के जो मर्म हैं वो बहुत अधिक हैं। विषय बगैर किसी शोर शराबे के किशोर जी की एक ख़ास लिखने की शैली और उनका तरीका है कि वह कोई बड़े बड़े नारे नहीं लगाते, लेकिन वह अपनी कहानियों के माध्यम से, चाहे वह जो हमारी बैंक हमारे लोन देती है उस पर कहीं ना कहीं प्रहार करते हैं, वह हमारी रोज़गार व्यवस्था, किस तरह से सरकारी जो नौकरियां हैं उनके लिए आप बहुत कठिन परीक्षा पास उत्तीर्ण कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए भी जो एक कहीं ना कहीं रिश्वत या इस तरीके की बातें जो दबी हुई चलती हैं, इन सब पे इतनी बारीकी से वो अपनी कलम चलाते हैं कि आप पढ़ने के बाद आप सोचते हैं कि अच्छा बात यह कही गई है। तो इस तरह से इस संग्रह की अधिकांश कहानियाँ, मैं यही कहूँगी कि हर कहानी से बल्कि कोई ना कोई प्रेरणा मिलती है। और किशोर जी की एक ख़ास बात है कि वो अपने वाक्यों में छोटी छोटी सूक्तियाँ बहुत डालते हैं। इस कहानी की एक वाक्य है कि सत्य टिंचर की तरह चुभता है। तो ऐसे अनेक सूक्तियों से हर कहानी भरी पड़ी है। और मैं एक बार पुनः हिंदी युग्म और किशोर जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। शुक्रिया आदि जी। अब मैं आग्रह करता हूँ हिंद युग्म के संपादक और इस पुस्तक को हम तक पहुँचाने वाले शैलेश भारद्वाजी से इस पुस्तक पर अपनी आप टिप्पणी दें। नमस्कार।
इस पुस्तक पे टिप्पणी देने से ज़्यादा मैं किशोर की इस चीज़ का स्वागत करूँगा कि लंबे अरसे से उन्होंने अपने निजी कारणों से जो लिखना छोड़ रखा था वो उस ट्रैक पे दोबारा वापस आ गए। मैं लगातार अपने तमाम लेखकों से ये कहता ही रहता हूँ कि अगर आप लेखन में बने रहना चाहते हैं तो लिखना कोई एक किताब का काम नहीं है। मतलब किताब आना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लिखते रहना महत्वपूर्ण बात है। तो जो लोग भी लिखना रोक देते हैं उनके लिए मतलब फिर से पाठकों में खुद को स्थापित करना काफ़ी मुश्किल होता है और वो हम बतौर प्रकाशक हमारे लिए ज़्यादा चिंताजनक स्थिति होती है, क्योंकि हमारा जो व्यापार है, अगर इसको हम एक कहें, अब इसको अगर व्यापारिक तरीके से देखें तो उसमें किताबों का पाठकों के बीच आवागमन लगातार बने रहना बहुत आवश्यक है और वो लगातार बने रहने के लिए किसी का लगातार रचनारत रहना बहुत ज़रूरी है। लगातार का यहाँ अर्थ साल में 2 बार या 1 साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार से नहीं है, वो एक निरंतरता से है, वो कुछ भी हो सकती है। तो किशोर, मैं तो सबसे पहले आपका इस चीज़ के लिए मतलब स्वागत करूंगा और धन्यवाद दूंगा। और दूसरी बात कि किशोर के लिखे में जो एक ख़ास किस्म का रेगिस्तानीपन है, जो मतलब अब रेगिस्तानीपन का मतलब यहाँ पे रूखेपन से नहीं है। रेगिस्तान में एक खास तरह की ठंडक है, खास तरह की का मतलब मुलायमपन भी है। अगर आप जो जैसे हम अगर दूर से रेगिस्तान को देखते हैं तो वो भी मखमली लगता है और जब पास पे जा कर के देखें तो भी वो ठंडा और मखमली लगता है। तो जो भाषा में किशोर के जो मखमलीपन है और उसमें कहीं कहीं जो उबड़ खाबड़ जो है, जो एक तरीके से पाठकों को या पढ़ने वालों को वो टोटलिटी में जो एक जीवन को दिखाता है, वो मुझे लगता है कि उनकी सभी किताबों में एक ख़ास बात है। जो 5-6 किताबों में से अगर हम 4 कहानी संग्रहों की विशेष तौर पे बात करें तो मुझे लगता है कि जो किशोर के पुराने पाठक हैं उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है ही, और अगर नहीं पाठक हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो किसी भी किताब से शुरू कर सकते हैं और मिट जाने तक से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम में सत्रों की एक निश्चित समय अवधि रखी गई है, उसमें हम लगभग 5-7 मिनट की देरी से हैं और अगर ऐसी देरी होती रहेगी तो रात्रि के निर्धारित समय तक कार्यक्रम नहीं समाप्त होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और संजय जी से आग्रह करूंगा कि समय अवधि पर का ध्यान रखते हुए आगे के सत्रों की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और पुस्तक का एक बार पुनः स्वागत। अब हम अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे मेहमानों से, इस सत्र के मेहमानों से, कि वो विराजमान रहें, बैठे रहें और स्मृति चिन्ह के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। अभी शैलेश जी से मैं आग्रह करता हूँ, डॉक्टर इंदु सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। एक बार पुनः आग्रह करता हूँ शैलेश जी से कि डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। शुक्रिया।